हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की जो तैयारी है अच्छी चल रही होगी। तो हमने सीटेट के लिए हम पिछली क्लास में हमने जो चैप्टर पर देखा था वो था टीचिंग मेथड। आज हमारा नया टॉपिक है सोशियलाइजेशन प्रोसेस। तो जो सोशियलाइजेशन होता है यानी कि जो सामाजिकरण जो है एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक जैविक बच्चा विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक पहचान प्राप्त कर सकता है। सोशियलाइजेशन के अंदर सामाजिकरण को जो है एडाप्ट प्राप्त किया जाता है दो प्रकार से। एक सोशल यानी कि समाज की तरीके से, एक नॉर्म वैल्यू कल्चरल यानी कि जो सांस्कृतिक कल्चरल बनाए गए हैं उसके द्वारा। सामाजिकरण जो है 5 प्रकार से होते हैं। नंबर 1 पर जो है प्राथमिक सामाजिकरण यानी कि प्राइमरी सोशियलाइजेशन। नंबर 2 पर है माध्यमिक सामाजिकरण यानी कि सेकेंडरी सोशियलाइजेशन। नंबर 3 पर है प्रत्याशित सामाजिकरण यानी कि एंटीसिपेटरी सोशियलाइजेशन। नंबर 4 पर विकासात्मक सामाजिकरण यानी कि डेवलपमेंट सोशियलाइजेशन। नंबर 5 पर है पुनः सामाजिकरण यानी कि रीसोशियलाइजेशन। तो आइए हम सभी पॉइंटों को बारी बारी देखते हैं। नंबर 1 पर जो है प्राथमिक सामाजिकरण यानी कि प्राइमरी सोशियलाइजेशन। इसके प्राइमरी सोशियलाइजेशन के अंतर्गत जो है परिवार आता है यानी कि जो परिवार है वही जो है हमारे सामाजिकरण का एक हिस्सा है जो कि सबसे पहले आता है, जिससे बच्चे सीखते हैं। और किस अवस्था में होता है? इन्फेंसी अवस्था में होता है यानी कि जन्म से 2 साल तक के उम्र में। इसी को मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, प्राथमिक सामाजिकरण को ही मिनिएचर ऑफ सोसाइटी कहते हैं। यानी कि बच्चे इस इन्फेंसी अवस्था में जो है जो भी सीखते हैं अपने प्राथमिक सामाजिकरण से ही सीखते हैं, यानी कि घर परिवार पर ही सीखते हैं। नंबर 2 पर है माध्यमिक सामाजिकरण यानी कि सेकेंडरी सोशियलाइजेशन। सेकेंडरी सोशियलाइजेशन जो है पड़ोस का जो है स्कूल है वही आता है, यानी कि जो भी आसपास के स्कूल हैं वो सभी माध्यमिक सोशियलाइजेशन के अंतर्गत आता है, जिसमें बच्चा स्कूल में जाकर सीखता है। इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं? इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियलाइजेशन, सामाजिकरण के प्रभाव, जिसमें सोशल बीइंग यानी कि समाज से संबंधित सीखा जाता है, जिसमें हैप्पीनेस प्रसन्नता सीखा जाता है। हैबिट्स जो आदतें होती है या फिर कोऑपरेशन यानी कि जो सहमतियाँ होती है वो सभी सीखी जाती है। सामाजिकरण के कुछ कारक है जिसमें एजेंट ऑफ सोशियलाइजेशन, जिसमें फैमिली, प्री ग्रुप यानी कि जो बचपन में ग्रुप बनते हैं, गैंग बनते हैं, वो प्री ग्रुप, स्कूल और मीडिया, ये सभी सामाजिकरण के जो है महत्वपूर्ण कारक है। सामाजिकरण को जो है प्रभावित करने वाले कारक में कौन कौन से आते हैं? जिसमें नेशनैलिटी आती है, जेंडर में 2 प्रकार, फीमेल और मेल और फीमेल दोनों आते हैं जो कि सामाजिकरण को प्रभावित करते हैं। कल्चर भी आता है जो कि सामाजिकरण को प्रभावित करता है, यानी कि अलग अलग राज्यों का अलग अलग कल्चर है जो कि अलग अलग सामाजिकरण को जो है प्रभावित करता है। लैंग्वेज भी सामाजिकरण को जो है विशेष रूप से प्रभावित करती है। अगला पॉइंट है जेंडर कंसिस्टेंसी, जो कि 2 साल से लेकर 7 साल तक के बच्चों के अंतर्गत आती है, जिसमें परिवर्तनशील नहीं होता है। इन सभी संबंधित एक प्रश्न है, सहानुभूति की क्षमता में कमी व्यवहार को कर सकती है? यह जो है एक असामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिकरण की क्षमता में कमी व्यवहार को कर सकती है, यह एक असामाजिक प्रक्रिया है। अगला पॉइंट है थियरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट,
जिसको यूरिक ब्राउन-फेरेंस ने दिया था। इसको हम MME-MC मॉडल के नाम से भी जानते हैं। द इकोलॉजिकल मॉडल, इसके अंतर्गत जो है पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत एक बच्चे में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करता है और यह बताता है कि बच्चे को पढ़ने और विकसित होने पर उसका वातावरण उसे कैसे प्रभावित करता है, जिसे हम इकोलॉजिकल मॉडल के नाम से जानते हैं। जिसमें पहला है कि माइक्रो सिस्टम, यानी कि जिसमें परिवार, दोस्त, स्कूल ये सब आते हैं और ये सब बच्चों के जो है पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है उसको, पारिस्थितिकी प्रणाली उसको प्रभावित करता है, जिसमें माइक्रो सिस्टम परिवार, दोस्त और स्कूल आते हैं। नंबर 2 पर है मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम में जो है इंटरेक्शन ऑफ माइक्रो सिस्टम होता है, यानी कि घर से स्कूल और स्कूल से घर, जो भी बच्चा सीखता है घर से स्कूल पे सीखता है और स्कूल से घर में सीखता है, उसकी को मीजो सिस्टम कहते हैं। नंबर 3 पर है एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम में जो है इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं एक्सो सिस्टम में। इसमें पेरेंट होते हैं, पेरेंट के प्रोफेशन होते हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ये सभी एक्सो सिस्टम के अंतर्गत सीखते हैं, बच्चा सीखता है। नंबर 4 पर है माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम में कल्चर आता है, जो जिसके माध्यम से सीखते हैं। कल्चर में भी एक डेवलप्ड कल्चर होता है जो कि USA का है, एक और डेवलपिंग कल्चर होता है यानी कि इंडिया। 2 प्रकार के कल्चर होते हैं, जिसमें जो डेवलप्ड होता है यानी कि जो जैसे कि USA अमेरिका में है वो डेवलप्ड कंट्री है, और डेवलपिंग कंट्री जो है इंडिया आता है जो कि अभी डेवलपिंग कंट्री है। नंबर 5 पर जो है क्रोनो सिस्टम, यानी कि कलानुक्रमिक व्यक्तिगत, जिसमें थॉट लाइफ ऑफ चेंजेस के बारे में होता है, यानी कि बच्चे किस उम्र में कैसे सीखते हैं। यानी जैसे कि 1990 में जन्म लिया, फिर 97 में कुछ करेगा, फिर 10 में कुछ करेगा, 2015 में कुछ करेगा, फिर 2022 में कुछ करेगा, फिर 2025 में कुछ करेगा। अगला टॉपिक है लुकिंग ग्लास सेल्फ एंड आई एंड मी, थियरी ऑफ सोशियलाइजेशन के अंतर्गत ये टॉपिक आता है। लुकिंग ग्लास सेल्फ एंड आई एंड मी, इसमें हर कोई अपनी पहचान इस संदर्भ में विकसित करता है कि दूसरे उसे कैसे सोचते और समझते हैं, और वह दूसरों की अवधारणा भी किस प्रकार से करता है। इसमें जो पॉइंट है कि 2 महत्वपूर्ण पहलू जो किसी के समाजीकरण को प्रभावित करता है। नंबर 1 पर व्यक्ति, नंबर 2 पर अन्य सामाजिक समूह आते हैं। इसमें 3 स्टेप दिए गए हैं, 3 स्टेप भी होते हैं। पहला है कि आप कल्पना करते हैं कि आप दूसरे व्यक्ति को कैसे दिखते हैं, और नंबर 2 पर है कि आप दूसरे व्यक्ति को निर्णय को कल्पना कैसे करते हैं, दूसरा व्यक्ति कैसे निर्णय ले रहा है। नंबर 3 पर है आप कुछ गर्व, खुशी, अपराध बोध या फिर शर्म की भावना को महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं। इसमें 3 प्रकार के जो है आते हैं थ्योरी ऑफ सोशियलाइजेशन के। अगला पॉइंट है चार्ल्स हार्टन कूली ने जो है थ्योरी ऑफ सोशियलाइजेशन से संबंधित क्या कहा है। इसमें चार्ल्स हार्टन ने कहा कि मैं वह नहीं हूँ जो मुझे लगता है कि मैं हूँ, और मैं वह नहीं हूँ जो आप सोचते हैं कि मैं हूँ, और मैं वह हूँ जो मुझे लगता है कि आप सोचते हैं कि मैं हूँ। ये जो है ये बात जो है चार्ल्स हार्टन कूली ने कही है। चार्ल्स हार्टन कूली ने जो है और भी बातें बताएं, जिसमें नंबर 1 पर कि हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हम कौन हैं। हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हम कौन हैं। नंबर 2 पर कहा है कि हम यह सोचने की कोशिश करते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। नंबर 3 पर है कि हम समाज के बारे में जो सोचते हैं उसके आधार पर हम खुद को बदलते भी हैं।
उन्होंने एक कोड भी दिया है कि मैं व्यक्ति का सामाजिक पहलू हूँ और मैं व्यक्ति का जो है सक्रिय पहलू हूँ। अगला जो पॉइंट अगली जो टॉपिक उन्होंने बताया कि आत्म विकास के 3 चरण हैं जिनसे हम गुजरते हैं। आत्म विकास के जो 3 चरण हैं जिनसे हम गुजरते हैं, कौन कौन चरण है? प्राथमिक चरण, यानी कि जो जन्म से लेके 2 वर्ष तक के बच्चों में होता है प्राथमिक चरण। इसमें जो है बच्चे नकल करके सीखते हैं या फिर नकल करते हैं। उनके आसपास के अन्य लोगों के व्यवहार की परिष्कृत समझ के बिना वे क्या नकल करेंगे। ये सभी प्राथमिक चरण में आते हैं। नंबर 2 पर प्ले एज, यानी कि खेल कूद की जो अवस्था होती है, जो 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों में होती है। इसमें बच्चे भूमिका निभाने लगते हैं और अपने जीवन में महत्वपूर्ण लोगों की भूमिका निभाते हैं। बच्चे जो है एक समय में केवल एक ही भूमिका निभाते हैं। नंबर 3 पर है खेल का चरण, यानी खेल कूद का जो समय होता है, जो कि 7 साल के बच्चों के बाद आता है, 7 साल तक बच्चों में आता है। इसमें जो है बच्चे दूसरे के संबंध में अपनी भूमिका सीखते हैं और खेल में बाकी सभी की भूमिका कैसे निभाते हैं, जिसमें वो खेल कूद से संबंधित खेल कूद से ही अपने जीवन की भूमिका को सीखते रहते हैं। अगला पॉइंट है कि प्रतीकात्मक बातचीत के रूप में, जिसमें बच्चे भाषा, खेल ये सभी चीज़ें जो है प्रक्रियाएं सीखते हैं। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के ये रूप अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया 2 शब्दों परिभाषाओं। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के ये रूप अर्थात सामाजिक अंतःक्रियाएं 2 शब्दों परिभाषाओं, भूमिका, भाव अनुष्ठानों आदि जैसे साझा प्रतीकों के माध्यम से होती है, जो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया होती है। इस पर आधारित एक प्रश्न है कि किसी व्यक्ति के द्वारा बुनियादी कौशल का दोहराव अभ्यास किस तरह की कौशल पद्धति का एक उदाहरण है? तो इसका जो आंसर होगा अनौपचारिक। अगला प्रश्न है जो कि पेपर में पूछा है, शिक्षकों के साथ माता पिता की बातचीत के अंतर्गत किसके अंतर्गत शिक्षकों के साथ जो माता पिता की जो बातचीत होती है किसके अंतर्गत आता है? तो जो आता है मीजो सिस्टम के अंतर्गत। अगला जो टॉपिक है कि सिद्धांत और प्रतिपादक, इससे एक प्रश्न जरूर पूछता है कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। तो इसमें नंबर 1 पर है कि आगमन विधि जो है अरस्तु ने दिया है। किंडरगार्टन मेथड यानी कि विधि जो है फ्रोबेल ने दिया है। खेल विधि जो है उसको भी फ्रोबेल ने दिया है। नंबर 4 पर बुद्धिशीलता, इसको भी जो है आसबर्न ने दिया है। अगला है बुद्धिशीलता जो आसबर्न ने दिया है। अगला पॉइंट जो है डाल्टन विधि, इसको जो है पार्कहर्स्ट ने दिया है। अगला पॉइंट जो परियोजना विधि है उसको किलपैट्रिक ने दिया है। अगली विधि जो है अन्वेषण विधि, जिसको नील आर्मस्ट्रांग ने दिया है। अगला जो है कि सूक्ष्म शिक्षण विधि जो है इसको ड्वाइट एलन ने दिया है। अगला है कि प्रश्न उत्तर विधि, इसको जो है सोक्रेटिस यानी कि सुकरात ने दिया है। अगला है समाजमितीय विधि, जिसको मोरेनो ने दिया है। अगला है मोंटेसरी विधि, जिसको मारिया मोंटेसरी ने दिया है। अगला है अभिक्रमित अध्ययन विधि, जिसको स्किनर ने दिया है। अगला है कि शाखीय अभिक्रमण विधि, इसको जो है नॉर्मन ए कॉर्डर ने दिया है। अगली विधि जो है कि शिक्षण की विनेटिका विधि, जिसको वासबर्न ने दिया है। अगली विधि जो है 5 स्टेप लेसन प्लान यानी कि 5 स्टेप लेसन प्लान, इसको जो है अबेटेरियन मेथड भी कहा जाता है, जिसको हर्बर्ट ने दिया है।
हर्बेटेरियन मेथड जिसको हर्बर्ट ने दिया है। 16 नंबर पर है कि ब्रेल लिपि, इस विधि को जो है लुइस ब्रेल ने दिया है। अगली पॉइंट नंबर 17 है कि बुनियादी शिक्षा, जिसको महात्मा गांधी ने दिया है। अनुकरण विधि को भंडूरा ने दिया है। वैज्ञानिक विधि, जिसको बेकन ने दिया है। नाटक विधि, जिसको मोरेनो ने दिया है। इन सभी पर संबंधित प्रश्न है। ये जो ऊपर हमने टॉपिक बताया है 20 पॉइंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट थे। इनसे जो है एक प्रश्न जरूर पूछता है पेपर में, तो आप लोग इसको ज़रूर से पढ़ कर जाइए। पेपर देने से पहले इसको ज़रूर पढ़ कर जाए। इस पर संबंधित प्रश्न है कि किंडरगार्टन स्कूल पहली बार कहाँ पर स्थापित किए गए थे? तो जर्मनी में थे। किंडरगार्टन स्कूल जो है पहली बार कहाँ पर स्थापित किए गए थे? तो इसका सही आंसर होगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण की परियोजना पद्धति का आविष्कार किसने किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा W.H. किलपैट्रिक। अगला प्रश्न है कि रोल प्ले या फिर नाट्यकरण विधि किसने दिया है? तो इसका जो सही आंसर होगा जैकब मोरेन ने दिया है। इसका सही आंसर जैकब मोरेन होगा। अगला प्रश्न है कि माइक्रो टीचिंग की आविष्कारक किसको जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा W. एलन। अगला प्रश्न है कि किंडरगार्टन पद्धति का आविष्कार किसने किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रोबेल। अगला प्रश्न है कि प्लेवे पद्धति की जो है किसने दिया है? तो इसका भी सही आंसर होगा फ्रोबेल। अगला है कि शिक्षण की अनुमानी पद्धति को जो है किसने बताया है? तो इसका जो सही आंसर होगा W.E. आर्मस्ट्रांग। तो ये जो सभी पॉइंट हमने बताए हैं या जो क्वेश्चन करवाए हैं, ये सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इनको पढ़कर ही जाएं। आई होप आप सभी लोगों को हमारा ये क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो लोग भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, उन लोगों के यहाँ भेजें, ताकि सभी लोगों का सीटेट एग्ज़ाम जो है क्लियर हो जाए। अगली क्लास जो है नेक्स्ट डे होगी। जय हिंद, जय भारत।